ओके। उस दिन जो मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स हैं मेडिकल के, जो टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स या जो साइनोनिम्स हैं, लेट सपोज फैसिट है या मियाटिस है, इनके जो वर्ड्स यूज होते हैं इनका मकसद क्या है, तो वो ये यहाँ पे मेंशन्ड है। वो सिनेल में भी मेंशन्ड है, लेकिन ये यहाँ भी मेंशन्ड है। अब जैसे मियाटिस है, मियाटिस अभी हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ। तो उसका मकसद क्या होता है, किसी चीज़ का पैसेज, उसकी डिस्क्रिप्शन आम लैंग्वेज में लिखी हुई है, या कोई केनाल या कोई चैनल। तो ऑडिटरी माइस्टर्स जिस तरह हमारे टेम्परल बोन में होता है, वो हम बहरहाल हेड एंड नेक में पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो पर्पसेस होते हैं, मतलब जो मेडिकल का वर्ड है, मिसाल के तौर पे फेसिड क्या है, साइनस क्या है, रिज क्या है, सल्कस क्या है, ट्यूबरोसिटी क्या है, ट्यूबरकल क्या है, कंडाइल, एपिकंडाइल, ये इनकी सारी यहाँ पे आपके सामने इंग्लिश में आमतौर पे उसकी मीनिंग मिल जाएगी। अब जैसे साइनस है, ये भी हम हेड एंड नेक में पढ़ेंगे। केविटी आर द हॉलो, मतलब कोई केविटी होगी या कोई हॉलो स्पेस होगा बोन में, उसको साइनस कहा जाएगा। उसका मिसाल आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, इथमॉइड साइनस मिसाल। ओके। कंडाइल हम पढ़ चुके हैं। तो राउंडेड आर्टिकुलर प्रोजेक्शन, किसी भी बोन की राउंडेड और आर्टिकुलेटेड प्रोजेक्शन होगी तो उसको कंडाइल कहा जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ द कंडाइल्स ऑफ द फीमर। इसी तरह फैसेट, फैसेट मतलब कोई स्मूथ या कोई छोटा सा स्मॉल या कोई स्मूथ एरिया। एग्जाम्पल दिया हुआ है द कोस्टल फैसेट ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा। इस तरह करके एग्जाम्पल सामने उनके मेंशन है। हेड, मिसाल के तौर पे हेड ऑफ ह्यूमरस है, हेड ऑफ रेडियस है, हेड ऑफ फिबुला है। मतलब कोई भी और नेक के ऊपर जो हिस्सा होगा बोन का, वो हेड कहलाएगा। हमें पता है कि फीमर की भी नेक है, उसके ऊपर हेड ऑफ फीमर है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, देन यू हैव अ हेड ऑफ रेडियस, हेड ऑफ फिबुला। इस तरह करके तो उनकी आम लैंग्वेज भी रेमस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उनकी सामने वर्ड्स, क्रेस्ट हम पढ़ चुके हैं, जिस तरह इलियक क्रेस्ट है हमारे पास, जो इलियक बोन की जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, द नैरो प्रोमिनेंस ऑफ अ रिज, द एग्जाम्पल इलियक क्रेस्ट लिखा हुआ है। एपिकंडाइल हम पढ़ चुके हैं, मिसाल के तौर पे एपिकंडाइल हमने कहाँ पढ़ा था, मीडियल एंड लेटरल एपिकंडाइल ह्यूमरस में हमने पढ़ा था। तो एपिकंडाइल की डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस मतलब कोई चीज़ उभरी हुई, स्पीड ब्रेकर टाइप। और उसका एग्जाम्पल है द एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। सामने पिक्चर भी दी हुई है। कोई भी लाइन हो जिसको क्रेस्ट के ऊपर जो लाइन, जिस तरह रिज है, जिस तरह सप्रा कंट्रोलर रिज हमने पढ़ी थी। ओके। प्रोसीस, मिसाल के तौर पे हमने स्पाइनस प्रोसीस पढ़ा है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, कोरेक्वाइड प्रोसीस जो स्केपुला पे हमने पढ़ा था, एक्रोमियन प्रोसीस है। दीज आर द प्रोसीस, आगे एग्जांपल लिखा हुआ है। एनी बोनी प्रोमिनेंस इसकी डिस्क्रिप्शन है। रिज, सप्रा कंट्रोलर रिज हमने पढ़ी थी। मीडियल एंड लेटरल सप्रा कंट्रोलर रिज हमने पढ़ी थी, ये मेंशन है सामने। कोई भी लीनियर एलिवेशन, लीनियर मतलब कोई भी सीधी, उनकी बस सामने आमतौर पर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी बहुत लिखी हुई है। स्पाइन है, जिस तरह स्पाइन ऑफ स्केपुला हमने पढ़ी थी। कोई भी शार्प सिलेंडर टाइप प्रोमिनेंस होगी उसको स्पाइन कहा जाएगा। एग्जाम्पल स्पाइन ऑफ स्केपुला। ओके। ये डिफरेंट है। ट्यूबरकल हमने पढ़ा था, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल। एक स्मॉल राउंडेड प्रोमिनेंस होगा, एग्जाम्पल एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ द फीमर। ग्रेटर ट्यूबरकल भी इसमें आ सकता है, लेसर ट्यूबरकल भी इसमें आ सकता है। ट्यूबरोसिटी हमने पढ़ी थी, द लार्ज राउंडेड रफ रफ एंड प्रोमिनेंस जस्ट लाइक द टिबियल ट्यूबरोसिटी। हमने टिबियल ट्यूबरोसिटी हम लोअर एक्सट्रीम में पढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी है, बाइसिपेटल जिसको हमने कहते हैं, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी जिसको हम कहते हैं, जो ह्यूमरस पे होती है, जिस पे डेल्टोइड की अटैचमेंट है। ट्रोकेंटर, ये हम लोअर एक्सट्रीमिटी में पढ़ेंगे, द एग्जाम्पल ग्रेटर ट्रोकेंटर है, जिस तरह फीमर में। तो ये सामने उसकी डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ी बहुत लिखी हुई है। अच्छा, जॉइंट्स हमने थोड़े बहुत देख लिए थे, थोड़ा सा हम जॉइंट्स को रिपीट करते हैं कि जॉइंट्स के जो नाम हैं। अच्छा, जॉइंट्स की स्टडी को हम ऑर्थोलॉजी कहेंगे, बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो जॉइंट्स के जो नाम हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, जिस तरह बोन्स की क्लासिफिकेशन थी उस तरह करके। तो जॉइंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ दियर मूवमेंट की, किस जॉइंट पे कितनी मूवमेंट होती है, किस जॉइंट पे कितनी मूवमेंट नहीं होती, किन के चीज़ बीच में क्या लगी हुई है। जॉइंट अगर है तो हमें पता है कि जॉइंट कम से कम यहाँ पे दो बोन के सरफेसेस मिलके जॉइंट बनाते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि एवरी जॉइंट हैज़ अ टू बोनी सरफेसेस, टू बोनी सरफेसेस। ओके, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ज्वाइन की स्टडी को क्या कहेंगे सर? ऑर्थोलॉजी। और बोन की
जी क्वेश्चन रिपीट करें, क्या क्वेश्चन था? सर जॉइंट की स्टडी को और बोन की स्टडी को क्या कहते हैं, एक बार रिपीट कर दें। जॉइंट की स्टडी को ऑर्थरोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, और बोन की स्टडी स्टडी को ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ये जॉइंट्स की जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये आर्थ्रोलॉजी वर्ड यूज़ है, और बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। जो नेमिंग ऑफ जॉइंट्स है, जॉइंट्स को जो नाम दिया गया है वो डिपेंड करता है। अब जॉइंट का वर्ड आ गया तो इट मीन्स दो बोन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जॉइंट्स के जो नाम दिए जाते हैं वो उनकी मूवमेंट के हिसाब से, और मूवमेंट के साथ साथ उनके बीच की जो बॉन्ड है, मतलब दो बॉन्ड्स है ना, अब दोनों को कोई ना कोई चीज़ तो आपस में जोड़ के रखती होगी, वो लिगामेंट तो हम पढ़ते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके हिसाब से भी नाम पढ़ा जाता है। मतलब जहाँ पे फाइबर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कार्टिलेज होता है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट। जिस तरह हमने बोन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी दो तीन बेसिस पे, एक उसकी स्ट्रक्चर, एक उसकी शेप के हिसाब से, लॉन्ग है, शॉर्ट है, इरेगुलर है, सिस्मॉइड है। एक उनकी जो स्ट्रक्चर है बनावट के हिसाब से, लेट सपोज कोई मेम्ब्रेन से बनती है तो इंट्रा मेम्ब्रेनस थी, कोई कार्टिलेज से बनती है। तो इस तरह जो जॉइंट्स की जो एक क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। अब जॉइंट है तो डेफिनेटली वो मूवमेंट के लिए बना है। कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं बॉडी में जो बिल्कुल जीरो मूवमेंट देते हैं, बिल्कुल उनको कहा जाता है अमूवेबल जॉइंट, जो कि मूव नहीं कर सकते। तो सवाल है कि फिर वो जॉइंट क्यों है? जॉइंट इसीलिए है क्योंकि दो बॉन्ड्स आपस में वहां पे मिलती हैं, तो जॉइंट तो नाम पड़ गया। जॉइंट मीन्स द वेयर द टू बॉन्ड्स मीट विद ईच अदर। जॉइंट इज नॉट कंसर्न विद द मूवमेंट। ठीक है, तो बॉडी में वो जॉइंट्स जहां पे दो बॉन्ड्स आपस में तो मिलती हैं लेकिन वहां पे कोई, तो उनको इमूवेबल कहा जाता है। कुछ ऐसे जॉइंट है जो कुछ मूवमेंट कहते हैं, उनको पार्शियल मूवेबल कहा जाता है या स्लाइड मूवेबल, और कुछ फ्रीली मूवेबल। अब हम वन बाय वन करके एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट यहाँ पे बिल्कुल जो इनकी मूवमेंट होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। यहाँ पे लिखा हुआ द लिटिल और नो मूवमेंट, यहाँ पे आप देखेंगे द लिटिल और नो मूवमेंट इज द पॉसिबल। अच्छा, फाइब्रस क्यों कहा जाता है? इनको जो आपस में चीज़ें जोड़ती हैं उनको फाइबर कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है, इनमें मूवमेंट कितनी होती है? या तो बिल्कुल निगलिजिबल, बस ना होने के बराबर होती है। और फाइब्रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको जो होल्ड करने वाले जो फाइबर्स होते हैं, दे आर द डेंस connective tissue fibers that hold both bony surfaces together. That's why they are called fibrous joint. The example in the body, आपके जो स्कल के जॉइंट्स है जिनको सूचर जॉइंट्स कहा जाता है। सूचर, तो वहाँ पे जिस तरह मिसाल के तौर पे स्कल के कितने पार्ट्स हैं? यू हैव अ फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। अब ये कहीं ना कहीं आपस में तो जुड़े होंगे ना। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल बोन फ्रंटल से जुड़ी होगी, ऑक्सीपिटल आपस में तो जुड़े हुए हैं। जो जो सूचर है दोनों के बीच के, ये हमने पहले इनकी पिक्चर भी हम देखेंगे। ये वाला जॉइंट है, यहाँ पे तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फाइब्रस जॉइंट। और दूसरा एग्जाम्पल इनका, और दे आर हर्ल्ड टुगेदर बाय द लिगामेंट, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन दे आर कॉल्ड फाइब्रस बिकॉज देयर कनेक्शन बिटवीन देम इज जस्ट लाइक द fibrous connective tissue, they connect, hold both of them. The example as you see here, the skull and the जो स्पेशली टूथ और जो हमारे गम्स होते हैं, उन जो टूथ हमारे प्लेस्ड होते हैं उसके दरमियान जो जॉइंट था वहाँ पे भी आपके दांत तो नहीं मूव करते ना, पूरी रो मूव करती है, लेकिन दांत एक इंडिविजुअल आपका मूव नहीं करता। तो उनके बीच का जॉइंट है, दिस इज द सूचर जॉइंट। ये दो है हमारे पास, एक हॉरिजेंटल है जिसको कोरोनल कहा जाता है, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, सजाइटल है, मिड में है बिल्कुल, इसलिए इसको सजाइटल सूचर कहा जाता है। ये दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है इसीलिए इसका नाम जॉइंट है। यहाँ पे मूवमेंट आपकी ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती। देन सेकंड कैटेगरी यू हैव अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब नाम ही बताता है कि इन दोनों जो बोनी सरफेसेस हैं, जो कोई भी जॉइंट होगा जो हम देखेंगे, इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो वाया कार्टिलेज है, कार्टिलेज के थ्रू है। दे हैव अ, ये डेफिनेशन आपके सामने, दे हैव अ स्लाइटली मोर मूवमेंट देन द फाइब्रस, फाइब्रस से ज्यादा मूवमेंट होती है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड द पार्शियल मूवेबल जॉइंट। कैसे? अब वो देखते हैं। अब वर्ड इंडिकेट इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, इनकी मूवमेंट कौन इंक्रीज करता है? द कार्टिलेज दैट इंक्रीज द प्लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट दैट अलो अ स्लाइट मूवमेंट। वो फाइब्रस थे, बिल्कुल डेंस थे, बिल्कुल टाइट थे, इसीलिए वहां पे मूवमेंट इतनी नहीं थी, नहीं दे रहा था अलो। लेकिन ये थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो अलो करता है। तो बॉडी में अगर आप एग्जांपल देखेंगे, आपके जो स्पाइन के जो वर्टिब्राज हैं या डिफरेंट चीज़ें वो हम देखते हैं अब उनमें बॉडी के एग्जांपल।
दिस टाइप ऑफ द जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रा। आपके दो बॉडीज के दरमियान क्या होती है, डिस्क होती है ना, वो भी इस किस्म का टाइप है। एग्जाम्पल इसका है, कार्टिलेज से बना हुआ है, जो आपको एज अ वर्क करता है शॉक एब्जॉर्प्शन। आप रन करते हो, जॉग करते हो, आप बैठे हुए हो, तो वर्टिब्रा जो आपके बड़े ऊपर वाले मोरे हैं, अपर वर्टिब्रा, दे आर कंटिन्यूसली प्रेसिंग कंप्रेसिंग द लोअर वर्टिब्रास। तो उनके दरमियान जो जॉइंट है वो ये है। रिब्स के दरमियान जो आपने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पढ़ा था, स्टर्नोक्लेविकुलर, स्टर्नम क्लेविकुलर और फर्स्ट रिब के कार्टिलेज से बनता है। तो वो दोनों के दरमियान जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कार्टिलेजेंस जॉइंट। और यहाँ पे मूवमेंट कितनी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी। तो दिस वाई दे आर कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या पार्शियल मूवेबल जॉइंट। देन यू हैव अ साइनोवियल जॉइंट, दे आर द फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल बॉडी में और सारे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे किस सेंस में, आपके पास जितने भी आपके लेट सपोज एल्बो है, शोल्डर है, ये सारे आपके बॉडी में जो एग्जांपल हैं, ये इसके मिसाल है साइनोवियल जॉइंट्स के। दे आर द फ्रीली मूवेबल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर इससे पहले आपने कौन सा पढ़ाया, साइन? साइनोवियल इससे पहले नहीं पढ़ा है, यही पढ़ रहे हैं अभी हम। साइनोवियल जॉइंट, इससे पहले कार्टिलेजिनस था, उससे पहले फाइब्रस जॉइंट था। मतलब आप इस तरह सीक्वेंस याद रखो, जीरो मूवमेंट, थोड़ी सी मूवमेंट और बहुत ज्यादा मूवमेंट। जीरो मूवमेंट में आपके फाइब्रस आते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट में आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट आते हैं। एग्जांपल साथ साथ बुक्स में भी हैं, मैं भी देते जा रहा हूँ। और जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट में आपके बॉडी के सारे जो जितने भी हैं, अब अपेंडिकुलर के जितने आपके शोल्डर है, हिप है, नी है, सारे जॉइंट्स साइनोवियल में आते हैं। अब इनकी भी जो साइनोवियल जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन है आगे की गई कि इसके ऊपर बोन कौन सी अटैच है। कहीं पे बोन प्लेन है तो उसका ज्वाइंट नाम प्लेन ज्वाइंट पड़ गया, कहीं पे इरेगुलर है, मिसाल के तौर पे कॉन्वेक्स कॉनकेव है तो उसका कंडाइल पड़ गया। इसकी 6 क्लासिफिकेशन है। साइनोवियल दे आर द फ्रीली मूवेबल। अब उसकी फर्दर 6 क्लासिफिकेशन है, उनको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाम साइनोवियल क्यों है, क्योंकि इन दोनों के जो सरफेसेस के दरमियान है, जो सरफेसेस के दरमियान वहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और जो कि साइनोवियल फ्लूइड देती है। सर ये उसमें स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी जो बुक आपने रेफर किया था, मैं उसमें भी हैं ये टॉपिक सारे? सॉरी सर ये आपने जो हमें प्रेफर किया था बुक, स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी, हाँ हाँ उसमें भी ये सारे टॉपिक्स हैं? हाँ, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। मैं तो एक जनरली आपको डिफरेंट बुक दिखा रहा हूँ, वहीं पे भी ये ज्वाइंट्स होंगे, वहीं पे नहीं होंगे। डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स हैं, लेकिन पॉइंट्स तो, टॉपिक्स तो वही होंगे ना। बुक शो हो रही है अभी आपको, स्नेल वाली? नो सर। यस ओके, सर। यस सर। यस अब सर हो रही हो है? रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चले हम स्नेल को ही फॉलो करते हैं। बोन्स हमने, बोन सरफेस मार्किंग यहाँ तक सारा हमने किया हुआ है। स्किन फ्रैक्चर काट, अच्छा जॉइंट्स पे हम आ गए, ठीक है। ओके, 3 किस्म के जॉइंट्स हमने पढ़े थे। फाइब्रस हम पढ़ चुके हैं, कार्टिलेजिनस। फाइब्रस का एग्जांपल हमने सूचर जॉइंट का पढ़ा था, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखो, ये ए, ये बी, ये सी। फाइब्रस जॉइंट में हमारे पास सूचर जॉइंट आ जाता है। बस आप एक एक एग्जाम्पल भी याद रखें तो जो है वो बहुत है। ओके, सूचर जॉइंट के दरमियान हमने देखा था कोरोनल, ये तो बस उसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन suture joint, they are the example of the fibrous joint, they are the immovable joint. Then you come to the fibrous cartilaginous joint, they are slightly movable या partial, थोड़ी बहुत इनमें movement होती है। The example you have a vertebral bodies, the spine, and then finally you have a synovial, जिसकी 6 क्लासिफिकेशन है फर्दर, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन साइनोवियल का जो एक एग्जांपल यहाँ पे हिप जॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे हैं, अभी हम पढ़ेंगे उनको। ओके, फाइब्रस पढ़ चुके हैं, कार्टिलेजिनस पढ़ चुके हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। साइनोविल जॉइंट, साइनोविल को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साइनोविल मेम्ब्रेन इनके जॉइंट्स में लगी होती है, जो दोनों सरफेसेस हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, पूछो। सर हाइलैंड कार्टिलेज किसे कहते हैं?
हाइलैंड कार्टिलेज के हमने टाइप्स हैं, उनको 3 टाइप्स है कार्टिलेज के, जब हमने कार्टिलेज डिस्कस किया था उसमें ये मेंशन था। हाइलैंड कार्टिलेज जॉइंट्स के दरमियान प्रेजेंट होता है, लेकिन उनमें जो तीनों में फर्क है, वो तीनों के जो नाम है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूट दे कंटेन। जो हमने इलास्टिन पढ़ा था या डिफरेंट जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी थी, वो उनमें वो चीज़ें मौजूद होती हैं, उनके हिसाब से उनका नाम पड़ा है, और ये भी जॉइंट्स के दरमियान ही मौजूद होता है। ओके, साइनोवियल नाम पता चल गया कि साइनोवियल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दरमियान जो दोनों सरफेसेस हैं उनके साइनोवियल एक मेम्ब्रेन होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या क्रिएट करती है? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है कि दोनों बोन्स के दरमियान जो आपकी रगड़ होती है, अगर ये मेम्ब्रेन ना होती तो लुब्रिकेशन का काम करती है, ऑयल बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है। तो इस बिहाफ इन जॉइंट्स का नाम जो है साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। अब उनकी फर्दर 6 क्लासिफिकेशन है, उनको हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर। अब एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर। एक्स्ट्रा मतलब बाहर। अब लिगामेंट का नाम आ गया तो ये चीज कंफर्म होगी कि ये बोन से बोन को कनेक्ट करेगा, यहां तक ठीक है। जो जॉइंट का कैप्सूल होता है, कैप्सूल क्या करता है? कैप्सूल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हर जॉइंट का अपना अपना कैप्सूल होता है, स्पेशली साइनोवियल जॉइंट का तो होता ही होता है। वो लिगामेंट जो कैप्सूल के बाहर लगे होंगे उनको एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स कहा जाएगा, और कुछ लिगामेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कैप्सूल के अंदर लगे होते हैं, उनको हमने इंट्रा कैप्सुलर कहते हैं। मिसाल, नी जॉइंट आपने देखा होगा, नी जॉइंट में आपके इंट्रा जो क्रूशियल लिगामेंट होते हैं, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट एसीएल एंड पीसीएल, ये कैप्सूल के अंदर लगे होते हैं। बोन्स के तो ऊपर होते हैं लेकिन कैप्सूल के अंदर होते हैं, इनको इंट्रा कैप्सुलर कहा जाएगा। जो कुछ लिगामेंट जो कैप्सूल के बाहर लगे हुए हैं, द बेस्ट एग्जांपल आपके, सॉरी स्लाइड चेंज नहीं हुई सर। क्या दिख रहा है आपको सर? अभी तक एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स। तो मैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर ही तो बता रहा हूं आपको, मैं अभी एक्स्ट्रा कैप्सुलर ही आपको बता रहा हूं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो कैप्सूल के बाहर लगे होते हैं, इंट्रा कैप्सुलर जो कैप्सूल के अंदर लगे होते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर का एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, हमारे पास एल्बो में है, नी में है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है हमारे पास, जो कोलेटरल लिगामेंट वर्ड यूज होता है। इंट्रा कैप्सुलर जो कैप्सूल के अंदर होते हैं, बोन्स के, अब लिगामेंट है तो ये तो कंफर्म है ये बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, लेकिन ये कैप्सूल के भी अंदर होते हैं, तो कैप्सूल के जब अंदर होंगे तो उनको इंट्रा कैप्सुलर। और उनका एग्जांपल आपके पास क्रूशियल लिगामेंट जो नी में लगे होते हैं, जो क्रूशियल मेडिकल वर्ड है, आम लैंग्वेज में उसको क्रॉस कहा जाता है। वो आपस में एक मल्टीप्लिकेशन साइन बनाते हैं, मतलब एसीएल और पीसीएल आपस में, तो उनको क्रूशियल कहा जाता है। इंट्रा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कैप्सूल के अंदर है। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर आउटसाइड द कैप्सूल, इंट्रा कैप्सुलर इनसाइड द कैप्सुलर। ओके, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइनोवियल जो थोड़ा जॉइंट, सा रिपीट कर दे, ये इंट्रा और एक्स्ट्रा मुझे रिमूव कर दिया था क्लास से। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैप्सूल के बाहर, इंट्रा कैप्सुलर कैप्सूल के अंदर, मतलब वो लिगामेंट जो आपके कैप्सूल के बाहर लगे हुए हैं। द एग्जांपल, यू हैव अ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, यू हैव अ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। इंट्रा कैप्सुलर जो कैप्सूल के भी अंदर लगे होते हैं, एग्जांपल एसीएल एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। साइनोवियल जॉइंट भी फर्दर डिवाइडेड है डिफरेंट में, और वो किस बिहाफ पे? उनके जो सरफेसेस होते हैं, जो बोन के सरफेसेस हो, दो बोन मिलके जॉइंट बनाते हैं, दोनों के जो सरफेसेस होते हैं उनकी शेप के हिसाब से किस तरफ की जो है वो शेप है। अगर वो प्लेन है तो उस जॉइंट का नाम प्लेन है, इसकी हम पढ़ेंगे। तो साइनोवियल जॉइंट की जो मजीद क्लासिफिकेशन है वो किस बिहाफ पे है? उनके जो सरफेसेस हैं बोन के, उनकी शक्ल के हिसाब से किस तरह के वो दिखते हैं। वो प्लेन दिखते हैं तो उनका नाम प्लेन जॉइंट है, वो कंडाइल टाइप है तो उनका नाम कॉन्डोलाइट जॉइंट है, वो कॉन्वेक्स दिखते हैं तो उनका नाम डिफरेंट सैडल जॉइंट है। इस तरह वो बॉल एंड सॉकेट है। ये हम सारे 1 बाय 1 एग्जाम्पल करके पढ़ते हैं। ओके, अब ये मैं आपके सामने है। ओके, द फर्स्ट वन यू हैव इज प्लेन जॉइंट। अब प्लेन जॉइंट नाम बताता है, प्लेन जॉइंट मतलब इनके जो बोनी जो भी ये जॉइंट बनाएंगे, एग्जांपल हम देखते हैं, इनकी जो शक्ल होगी या इनका जो शेप होगा, दे वुड बी द प्लेन। लेट सपोज आपकी सारी बॉन्ड्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं सिवाय आपके रिब्स और सिवाय आपके क्लेविकल के। तो जो क्लेविकल जॉइंट बनाएगी ना मीडियली एंड लेटरली, दैट वुड बी प्लेन जॉइंट। कोई पूछे क्यों? क्लेविकल आपने देखा होगा दिस वेरी प्लेन बोन है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो जब क्लेविकल जो भी जॉइंट बनाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज
प्लेन ज्वाइंट। तो प्लेन ज्वाइंट का नाम उनके बोनी सरफेसेस की शेप के हिसाब से पड़ा है। नेक्स्ट यू हैव अ हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट जो हमने एग्जांपल दिया था बॉडी में बाद में देखते हैं, लेकिन जो दरवाजे का हिंज लगा होता है ना, जहाँ पे वो मूव करता है दरवाजा, जहाँ पे सिर्फ आपका या वो चीज खुल सकती है या बंद हो सकती है, दैट ज्वाइंट इज बेसिकली हिंज ज्वाइंट। बॉडी में एग्जांपल यू हैव एल्बो एंड नी। तो हिंज ज्वाइंट क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि हिंज बेसिकली कहा जाता है जहां पे या तो आपकी मूवमेंट खोलने की हो या बंद करने की हो। तो आप अपना घुटना और जो आपका एल्बो है, कोनी, वो देखेंगे तो वो आप सिर्फ कोनी को या सीधा कर सकते हो या आप कोनी को जो है एल्बो जॉइंट को बंद कर सकते हो। तो दिस इज रिजेम्बलेंस विद द हिंज जॉइंट, इसीलिए इसको हिंज जॉइंट कहा जाता है। बॉडी में एग्जांपल यू हैव अ एल्बो एंड यू हैव अ नी एंड एंकल आल्सो। बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आपने एक एक कम से कम एग्जांपल देना है। पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पिवट वर्ड मतलब आप इस तरह कह लो कि रोटेशन। तो ये वो जॉइंट है, बाकियों पे भी रोटेशन होती है, लेकिन पिवट जॉइंट वो जॉइंट है जिसपे सिर्फ मूवमेंट होती है, सिर्फ रोटेशन होती है। द ओनली मूवमेंट विच इज पॉसिबल एट अ जॉइंट, व्हाट इज दैट जॉइंट? दैट जॉइंट इज द पिवट जॉइंट। तो पिवट बेसिकली रोटेशन को इंडिकेट करता है, टार्क को इंडिकेट करता है। तो वो जॉइंट जिसमें सिर्फ मूवमेंट जो है, रोटेशन पॉसिबल हो, वो। और ये बॉडी में जो इसका एग्जांपल होगा आपका, जो आपके जो नक जो आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है ना, C1 को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। हाउ मेनी वर्टिब्राज देयर आर? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। गर्दन के 7 मोरे हैं ना। जो पहला है वो आपका एटलस कहलाता है और जो दूसरा है आपको वो एक्सिस कहलाता है। तो पहला वर्टिब्रा और दूसरा वर्टिब्रा, इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट होगा उसका नाम क्या होगा? एटलांटो एक्सियल। एटलांटो, एटलस पहली बोन C1, एक्सिस C2, दोनों के दरमियान जो जॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एटलांटो एक्सियल। और मेडिकल टर्म में एटलांटो एक्सियल और C1 C2 भी कहते हैं इसको। तो इनके ऊपर मूवमेंट कौन सी होती है? आपकी रोटेशन। जब आप गर्दन को हिलाते हो ना, जब आप ना कहते हो, नो, तो नो कहते हो तो आपकी गर्दन रोटेट करती है। तो ये किस जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है? दिस मूवमेंट इज बेसिकली अकरिंग एट द C1 एंड C2। तो कोई पूछे ये किस किस्म का जॉइंट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द, दिस इज द टाइप ऑफ द पिवट जॉइंट। कोई पूछे क्यों? क्यों? सिर्फ इस जॉइंट पे आपकी रोटेशन होती है और आगे आपकी गर्दन जो यस और नो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो किसी और जॉइंट पे होती है। लेकिन रोटेशन जो आपकी स्पेशली है, आप जो साइड में रोटेट करते हो, साइड में रोटेशन करते हैं गर्दन की, ये सिर्फ आपकी पिवट जॉइंट पे होती है। ठीक है। देन यू हैव अ कंडलाइड जॉइंट। अब कंडाइल वर्ड आपने सुना हुआ है, आपके फीमरल कंडाइल्स हैं, आपके टिबियल कंडाइल्स हैं। तो कंडाइल वर्ड आपका आ गया, मतलब वो जॉइंट जहां पे जो दो बोन के सरफेसेस हैं वो आपस में, उनका जो शेप होगा दे वुड बी कंडाइल इन शेप। अब देखेंगे बॉडी में कौन सा है, तो बेस्ट एग्जांपल हम जो कंडाइल शेप के पढ़ चुके हैं वो हम देखेंगे। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाय डेफिनेशन द टू डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस हमने देखा था किस तरह होता है। जब हम सी लिखते हैं तो जो सी का जो बिल्कुल जिस तरह हेड ऑफ ह्यूमरस या हेड ऑफ फीमर है, उसका जो टॉप वाला पोर्शन है, दिस इज कॉन्वेक्स शेप। ओके, द टू डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सरफेसेस वो आर्टिकुलेट करेंगे किसके साथ? कॉन्वेक्स के साथ। कॉन्वेक्स जो कॉन्वेक्स शेप होगा वो कॉनकेव के साथ करेगा। लेकिन दो जॉइंट्स आपस, आप देखो फीमोरल के कितने नीचे कंडाइल हैं? 2 होंगे। जब वो दोनों आपस में कॉन्वेक्स हैं, जब वो आर्टिकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली देयर वुड बी 2 कॉनकेव, सामने भी 2 कॉनकेव होंगे तो उसके साथ वो आर्टिकुलेट करेंगे ना। तो इनका शेप किस तरफ का है? कंडाइल शेप है। तो इस जॉइंट का नाम भी जो है कंडलाइड जॉइंट है। बॉडी का एग्जांपल है, अगर हम बॉडी में बात करें, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। जो हमारे नकल्स है ना, नकल्स मतलब जब हम किसी को पंच मारते हैं तो हमारे जो नकल्स होते हैं उनको मेटाकार्पोफेलेंजियल, जहां पे आपकी मेटाकार्पल उंगलियों के साथ फलेंजिस के साथ जॉइंट बनाती है, जो हमने 3 किस्म के पढ़े थे हमारे पास फलेंजियल जो जॉइंट्स है। आपकी मेटाकार्पल्स कितनी है? 5। जब मेटाकार्पल आपके फलेंजिस के साथ जो जॉइंट बनाएंगी, दैट जॉइंट इज कॉल्ड मेटाकार्पोफेलेंजियल, MCP जॉइंट। तो दे आर इन शेप ऑफ कंडाइल, तभी उनकी जो क्लासिफिकेशन है, दे कम इनटू द कंडलाइड जॉइंट। देन यू हैव अ इलिप्सोइड जॉइंट। इलिप्सोइड, जिस तरह इलिप्टिकल कहाँ से वर्ड निकला है, मिसाल के तौर पे अर्थ जो है वो इलिप्सोइड शेप है, नॉट इट्स बेसिकली राउंड इन नेचर। जमीन जो है वो गोल नहीं है, इलिप्सोइड इन शेप है। तो इनका जो शेप होगा दे आर यस सॉरी कंडीलाइट जो था ना वो समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दे। कौन सा सर ये सेकंड लास्ट जो आपने पढ़ाया कंडीलाइट।
कंडिलाइड उनका शेप कंडाइल टाइप होता है, उनका जो सरफेसेस होगा वो आर्टिकुलेट, जो कॉन्वेक्स सरफेस हमने पढ़ा था वो कॉनकेव के साथ जब आर्टिकुलेट करेंगे, और वो जॉइंट जिस पे आपकी कम से कम 2 प्लेन में मूवमेंट हो। इससे पहले जो हमने पढ़ा था हिंज जॉइंट, उससे भी नंबर 2 पे, वो यूनी एक्सेल होता है, उस पे सिर्फ या तो चीज खुलेगी या ओपन होगी, लेकिन इस जॉइंट पे आपकी 2 प्लेन में मूवमेंट होगी। 2 प्लेन में मूवमेंट, अब आपका जो मेटाकार्पोफेलेंजियल है, मेटाकार्पोफेलेंजियल पे कौन सी वाला मूवमेंट होती है, आपकी फ्लेक्शन की मूवमेंट भी होती है, सजाइटल प्लेन की मूवमेंट भी होती है, और आपकी साइड में मूवमेंट जो अबडक्शन और एडक्शन है, तो ये 2 प्लेन में मूवमेंट होती है, मतलब फ्रंटल प्लेन मूवमेंट एंड सजाइटल प्लेन मूवमेंट। तो वो किस में आती है, वो कंडिलाइड शेप है। एक तो उनका सरफेस है तो इस उस ब्याह पे उसका नाम पड़ा है, दूसरा वहां पे 2 प्लेन में मूवमेंट्स होती हैं। ओके, इलिप्सॉइड जिसके जो शेप होगी वो इलिप्सॉइड होगी। द बेस्ट एग्जांपल यू हैव है, जहां पे हमने पढ़ा था कि जो हमारी रेडियस है वो जो बोन के साथ जॉइंट बनाती है, जहां पे रेडियस कार्पल के साथ जो जॉइंट बनाती है, वो उनकी अगर आप शेप चेक करोगे, दे आर इलिप्सॉइड इन नेचर। मैंने आपको बताया था ये जो जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन है ये बोन की शेप के ऊपर है, जिस तरह बोन का शेप है उस तरह का उन्होंने जॉइंट का नाम दे दिया। मिसाल तौर हमने लॉन्ग बोन्स पढ़ी थी, दे आर लॉन्ग बोन्स कॉल्ड बिकॉज दे आर लॉन्ग इन नेचर। शॉर्ट बोन, दे आर शॉर्ट इन नेचर, इस तरह करके उनके। तो रेडियो, बस आपने एक एक एग्जांपल उनका याद रखना है। जो रेडियो कार्पल जॉइंट है, जहां पे रेडियस आपकी कार्पल बोन्स के साथ जॉइंट बनाती है, दिस इज बेसिकली इलिप्सॉइड सरफेसेस, उनके जो है इलिप्सॉइड इन नेचर है, दे आर कॉल्ड इलिप्सॉइड। बाय डेफिनेशन इलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेसेस जो है वो आर्टिकुलेट करेंगे इलिप्टिकल कॉनकेव के साथ, जो उनकी शक्ल है बेसिकली वो इलिप्सॉइड इन नेचर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलिप्सॉइड जॉइंट। देन यू हैव अ सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट भी अगेन वही बात है कि जहां पे आपका जो रिजेंबलेंस होगी वो दे आर सैडल इन नेचर। सैडल इस तरह करके जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगे दे आर रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स। मतलब पहले हमने देखा था कॉन्वेक्स कॉनकेव के साथ आर्टिकुलेट कर रहा था, यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स के साथ आर्टिकुलेट कर, एंड दे रिजेंबल, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है अगर आप पढ़ेंगे ना, दे रिजेंबल अ सैडल ऑन अ हॉर्स बैक। जिस तरह हॉर्स जो घोड़े की जो पीठ होती है ना, उसकी तरह उनकी अगर शेप होती है, इसीलिए उनको सैडल जॉइंट कहा जाता है। उनकी जो शक्ल होती है, उनका जो बोन के जो सरफेसेस होंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स के साथ मीट करेगा। द बेस्ट एग्जांपल यू हैव सी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, सीएमसी जॉइंट जो हमने पढ़ा था, जो आपका थंब का कार्पो मेटाकार्पल है, मतलब जो आपकी थंब, जो रिस्ट की कार्पल बोन्स हैं जो थंब के साथ जॉइंट बनाती हैं, जो आपकी फर्स्ट सीएमसी जॉइंट, दे रिजेंबल लाइक अ सैडल जॉइंट। तभी मतलब बोन का जो शेप है बेसिकली उसके बिहाफ पे इनका नाम पड़ा है। कोई बोन, जो बोन के सरफेसेस है वो सैडल शेप दिखते हैं, उसका नाम सैडल है। एलिप्सॉइड दिखते हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट है। आपने हर जॉइंट का एक एक एग्जांपल याद रखना है। फाइनली यू हैव अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक बॉल होगा, एक सॉकेट होगा। द बेस्ट एग्जांपल यू हैव अ हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। हिप जॉइंट आपका हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करता है एसिटेबुलम के साथ, एंड देन यू हैव अ हेड ऑफ ह्यूमरस जो कि आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी के साथ। तो अल्टीमेटली द ग्लिनोइड कैविटी इज लाइक अ सॉकेट, द हेड ऑफ humerus is like a ball. Same wise, acetabulum is a socket and the head of femur is your ball. So they resemble like a ball and socket. That's why the joint classification comes under the domain of ball and socket joint. तो जो joints की classification है synovial joint की, वो on the shape of उनकी शक्ल किस तरह की दिखती है। जो प्लेन बोन दिखती है क्लेविकल, तो उनका प्लेन जॉइंट में उनको डाल दिया है। जो हिंज जॉइंट दिखती है लाइक जो दरवाजा, जो डोर के हिंज होते हैं, तो उनको हिंज जॉइंट में डाल दिया है। जो पिवट जॉइंट होता है, पिवट रोटेशन को इंडिकेट करता है। तो ओनली मूवमेंट इज पॉसिबल इज द एट विच जॉइंट, दिस इज योर पिवट जॉइंट। जो कंडलाइड होते हैं दे रिजेंबल लाइक अ कंडाइल, तो उनको कंडलाइड जॉइंट में डाल दिया है। जो इलिप्सॉइड है दे रिजेंबल लाइक अ इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड मतलब थोड़ी सी ओवल शेप, जिस तरह जमीन का मैंने एग्जांपल दिया था, जमीन एग्जैक्ट गोल नहीं है बेसिकली, दिस इज इलिप्सॉइड इन नेचर। देन यू हैव अ सैडल जॉइंट, जो हॉर्स बैक होती है, जो घोड़े की पीठ होती है। जब आप इस जॉइंट को शक्ल देखेंगे ना, देन यू कैन इजीली रिजेंबल, तो उसका शेप उस तरह का, इसीलिए उसको सैडल जॉइंट में डाल दिया। फाइनली यू हैव अ बॉल एंड सॉकेट। अब मैं इनकी एक एक अगर इसमें पिक्चर गिवन है, अब आप इसमें देखें। कम विद द नंबर ए जो आपकी बोन है क्लेविकल, दिस इज लाइड वेरी प्लेन, बेसिकली प्लेन। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्लेन है। तो ये जो जॉइंट्स बनाएंगी स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट और जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, दिस इज द स्टेनोक्लेविकुलर, दिस इज द एक्रोमियोक्लेविकुलर। ये दोनों इसके एग्जांपल है, किसके? प्लेन के। कम टू द नंबर बी। बी इज द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। अब आप इसमें देखोगे जो आपका
जो ओनली मूवमेंट आप कोनी को जो है ना, आप कोनी की दो ही कोनी पे मूवमेंट होती है आपकी, या तो आप कोनी को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो, जस्ट लाइक अ डोर, दरवाजा जो होता है, या दरवाजा जब आप उसको या तो खोल सकते हो या बंद कर सकते हो, उसके अलावा कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो रिजेंबल करता है हिंज के साथ, इसीलिए उनको हिंज जॉइंट कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल, यू हैव अ नी, आपका जो घुटना है उस पर आप या तो घुटना सीधा करोगे या आप उसको बंद करोगे। ओके, नंबर 3 हमने जो देखा था एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो आपका C1 और C2 के साथ जो है मिलता है, और विच क्लासिफिकेशन विच टाइप इज दिस द पिवट जॉइंट, क्यों? क्योंकि इस पे सिर्फ आपकी रोटेशन होती है। अगर आप एरो को देखोगे, ये जो पिंक कलर के एरो, ये रोटेशन कर रहे हैं बेसिकली। दिस इज द एटलस बोन एंड दिस इज द एक्सिस, ये इसमें जाके फिट होता है एंड ओनली मूवमेंट इज पॉसिबल, यू हैव अ रोटेशन। ओके, नंबर 4 या नंबर डी सर जो हमने ये सी सी रिपीट कर दें। किसको? सी ये जो आप कॉन्ट्राइल बोल रहे थे। एटलांटो एक्सेल जॉइंट, ये आप देखोगे ये एटलस है C1, ये C2 है, ये इसमें जाके अंदर फिट होगा एंड देन द मूवमेंट वुड बी, जो आप एरो का निशान शो करोगे पिंक कलर का, ये रोटेशन शो कर रहा है आपकी। तो ओनली मूवमेंट इज पॉसिबल इज द रोटेशन। और ये शेप जो है इनकी कंडाइल शेप है। अब जब आप ये देखोगे, ये वाला जो पार्ट है C2 का, दिस इज लाइक अ कंडाइल, ये एक उभरा हुआ बोन का पार्ट है, ये जाके इसमें फिट होगा एंड देन द मूवमेंट इज पॉसिबल इज ओनली द रोटेशन। दिस इज द पिवट। पिवट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो मूवमेंट होगी दैट वुड बी आपकी रोटेशन ओनली, इसीलिए। सर अब हम, यस बेटा, सर सर थंब में भी तो रोटेशन मूवमेंट होती है ना, तो ये भी पाइवट जॉइंट में आएगा। सॉरी, सर थंब में भी तो रोटेशन वाली मूवमेंट होती है ना, किस पे? थंब में, थंब। उसके अलावा भी रोटेशन बहुत जगह होती है, लेकिन थंब पे बाकी भी तो मूवमेंट्स होती हैं। मैंने आपको बताया था ओनली मूवमेंट इज पॉसिबल इज द रोटेशन। तो वो जॉइंट जिस पे आपकी सिर्फ रोटेशन हो, दैट जॉइंट इज द पिवट जॉइंट। एंड द बॉडी में जो आपका एग्जांपल है, यू हैव अ C1 C2, ऐसा तो थोरेसिक पे भी रोटेशन होती है, लेकिन थोरेसिक पे बाकी मूवमेंट भी होती है आपकी, हर जॉइंट पे रोटेशन होती है, लेकिन जिस पे सिर्फ रोटेशन हो दैट जॉइंट इज द पिवट जॉइंट। क्लियर है? यस सर। ओके, नंबर कम टू द नंबर 4 या डी, जो कि कंडलाइड शेप है, ठीक है। ओके, कंडलाइड की अगर हम बात करें तो इस पिक्चर को आपने जूम करके जो जब आप देखें, दिस इज द बेसिकली अ कॉन्वेक्स शेप, दिस इज द कॉन्वेक्स एंड दिस पार्ट इज कॉन्केव। जो नीचे वाली बोन है, दिस इज योर कॉन्केव एंड व्हाट जॉइंट इज दिस? दिस इज द मेटाकार्पोफेलेंजल, बिकॉज दिस इज द मेटाकार्पल बोन, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी सेकंड फिंगर है थंब के बाद जो आती है। अगर आप थंब को पहला करेंगे तो जो आपकी दूसरी फिंगर है, दिस इज द मेटाकार्पल, दिस इज द फेलेंजियल जॉइंट। दिस, तो इन दोनों की जो दरमियान होगा, दैट जॉइंट इज बेसिकली मेटाकार्पोफेलेंजियल। अगर आप मेटाकार्पल का एंड देखेंगे, दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स कंडाइल शेप एंड दिस इज द कॉनकेव। तो इन दोनों के जो दरमियान जो जॉइंट होगा, दैट इज योर कंडलाइड जॉइंट। एंड देन कम टू द, यहाँ पे आप देखोगे, अब हम उधर हमने देख लिया, अब यहाँ पे हम जॉइंट देखते हैं। ये आपकी रेडियस है, दिस कौन सा ये जॉइंट है? ये रेडियो कार्पल जॉइंट है, कीप इन माइंड। ये रेडियस है आपकी, ये अल्ना, एंड दीज आर द स्मॉल कार्पल बोन्स। इन दोनों के दरमियान जो आपका जॉइंट बनेगा, दिस इज रेडियो कार्पल जॉइंट। ओके, एंड फाइनली आप इसको देखोगे तो दिस इज द बॉल ऑफ हेड ऑफ द फीमर एंड दिस इज द एसिटेबुलम। तो दिस इज लाइक अ बॉल एंड दिस इज लाइक अ सॉकेट, दिस इज द बॉल एंड सॉकेट। और यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज द इलिप्सॉइड इन नेचर बेसिकली, दिस इज नॉट अ कंप्लीटली राउंड, दिस इज द इलिप्सॉइड। So these are the types of the joint. Okay, plane joint, उसके एग्जांपल सामने लिखा हुआ सवाल है ना। हाँ, ओके, रिपीट कीजिएगा बेटा, क्या कहा था? सर ई जो था ना, वो नहीं पढ़ा, इलिप्सॉइड। ई देखो, सिंपल तरीका, ई इज द इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड इन शेप है बस। अब आप शेप को भी नहीं डिटेक्ट कर सकते, आपके सामने एक पिक्चर लगी हुई है, दिस इज इलिप्सॉइड इन नेचर, सिंपल इज दैट। कि जो चीज इलिप्सॉइड होगी, लाइक लिटिल बिट ओवल, जो कि पूरी राउंड नहीं होगी, दैट शेप इज बेसिकली अ इलिप्सॉइड। एंड नंबर एफ, you have a saddle joint, and number G, you have a ball and socket joint. Simple is that bone का जो surface है उसके shape के accordingly। और ये example किसका है? Trapezium is the carpal bone and this is the metacarpal of the thumb जो हमने बताया था। तो ये metacarpo
फलेंजल है, ठीक है। और जो ये आपका CMP जॉइंट है बेसिकली। तो ये जो थंब है इसके साथ जो जॉइंट बनेगी, F इज द सैडल जॉइंट। मैं आपको आगे नीचे डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। ओके, प्लेन जॉइंट, यू हैव स्टेनोक्लेविकुलर एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर। प्लेन जॉइंट क्लियर है, बिल्कुल आसान है। नंबर बी, हिंज जॉइंट भी आसान है। आपके पास दो ही एग्जांपल हैं, आपके पास नी है और आपका एल्बो है। Number C is the pivot joint. The best example you have a atlantoaxial C1 and C2. Number D is the condylite joint. The best example you have a MCP metacarpophalangeal. E is the ellipsoid joint. Ellipsoid joint का जो best example है you have a radiocarpal joint, जहाँ पे आपकी radius ये वाला, जहाँ पे आपकी radius जो है कार्पल बोन के साथ, कोई भी कार्पल बोन हो डजेंट मैटर, जिसके साथ ज्वाइंट बनाती है दैट ज्वाइंट इज रेडियोकार्पल। और वो किस क्लासिफिकेशन में आएगा, वो आपका इलिप्सॉइड में आएगा, ठीक है। वैसे ये रेडियस जो स्केफॉइड जॉइंट के साथ, स्केफॉइड बोन के साथ बनाती है। ओके, नंबर 4, नंबर एफ मतलब नंबर 6, यू हैव अ सैडल जॉइंट। बेसिकली सैडल जॉइंट का एग्जांपल यू हैव अ, जो आपका थंब है, जो आपका मेटाकार्पल है, ये आपके साथ ट्रेपेजियम के साथ जो जॉइंट बनाएगा, एंड इस जॉइंट का नाम कार्पो मेटाकार्पल, लेकिन फर्स्ट वाला क्योंकि थंब यहाँ पे आ रहा है। फाइनली यू हैव अ बॉल एंड सकट जॉइंट, जिसमें आपके हिप भी आ जाता है और जिसमें आपका शोल्डर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर है आपका सब? ओके, जॉइंट की जो स्टेबिलिटी होती है, मतलब जो उसकी मजबूती होती है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपके लिगामेंट्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, वो किसी ने इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर का पूछा था ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दीज आर द क्रेशियोइड लिगामेंट। ये आप देखोगे, अब इसको आप गौर से देखें, ये नी जॉइंट है बेसिकली आपका। दिस इज द टिबिया, दिस इज द फिबुला एंड दिस इज योर फीमर। ये जो अंदर की तरफ जॉइंट जा रहे हैं, इसको अगर आप गौर से देखोगे, इस पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देखें ये आपस में क्रॉस शेप बना रहे हैं। यहाँ से ये आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है। दीज आर द क्रेशियोइड लिगामेंट। ये कैप्सूल के भी अंदर लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंट्रा कैप्सुलर। और इन दो लिगामेंट्स को आप चेक करें, जो बाहर लगे हुए हैं, ये कैप्सूल के बाहर लगे हुए हैं, दीज आर द एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो किसी ने इंट्रा और एक्स्ट्रा में कंफ्यूजन हो रही थी ना, तो दीज आर द इंट्रा कैप्सुलर एंड दीज आर द एक्स्ट्रा कैप्सुलर। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो कि रिम ऑफ कार्टिलेज है बेसिकली, ये एसिटेबुलम है, एसिटेबुलर लेब्रम है बेसिकली। एसिटेबुलम तो सॉकेट को कहा जाता है ना, ये वाला सॉकेट जो है ये एसिटेबुलम कहलाता है, एसिटेबुलम केविटी जिसको सॉकेट कहा जाता है। लेकिन उसके अंदर जो लेब्रम लगा हुआ है, जो कि एक कार्टिलेज का टाइप ही है बेसिकली, उसका स्पेशल नाम जो है एसिटेबुलम लेब्रम कहा जाता है उसको। और दिस इज द हेड ऑफ फीमर, जो कि इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। तो स्टेबिलिटी जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपके लिगामेंट्स के ऊपर, आपके कैप्सूल्स के ऊपर, आपके जो मसल्स की टेंशन है उसके ऊपर, जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उन सारी चीज़ों पे आपका, लेट सपोज ये आपका ए नंबर आपका हिप जॉइंट देखें, अगर ये इस सरफेस का शेप का नहीं होता, मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल प्लेन होता, ये राउंड, ये हेड ऑफ फीमर ना होता, तो आपको लगता है कि ये उतनी ही स्टेबिलिटी या मोबिलिटी प्रोवाइड करता है? जवाब है नहीं। क्यों? उस सॉकेट में फिट होने के लिए आपका बॉल शेप होना लाजिम है, तभी ही आपकी मैक्सिमम मूवमेंट होती है। बाकी जॉइंट्स पे इतनी मूवमेंट क्यों नहीं होती? तो जो शेप होता है, यहाँ पे जो वर्ड यूज है आर्टिकुलर सरफेसेस, वो बड़ा मैटर करता है। अगर जो आर्टिकुलर सरफेसेस हम पढ़ते आ रहे हैं, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है, एक सैडल, अगर ये इस तरह के नहीं होते तो इनकी मूवमेंट भी जो है वो डिफरेंट होती। तो आपकी अल्टीमेटली स्टेबिलिटी और मोबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? आर्टिकुलर सरफेसेस के ऊपर, बशर्तन वो दोनों जो है वो अपने आप से मैच करते हों। ओके, लिगामेंट्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करता है। बॉडी में बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स आर गिवन बॉडी में, ठीक है। लिगामेंट्स आपके हिप जॉइंट के जितने भी हैं, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखें, ये क्या है? ये लिगामेंट्स हैं। क्रेशियोइड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपस में क्रॉस करें। ये किसके लिगामेंट है? नी के। यहाँ पे आप चेक करें, आर्चेस के दरमियान भी तो बोन्स इतनी सारी हैं, टार्सल्स है हमारे पास, कार्पल बोन्स हैं। तो जो बोन के बोन से कनेक्ट करेगा दे वुड बी, उसको हम लिगामेंट कहेंगे, सिंपल। ये आप देखें, टिबिया को, फीमर को टिबिया से मिला रहा है, मीडियली है तो मीडियल को लेटरल, लेटरली है तो लेटरल को लेटरल लिगामेंट। मसल टोन को भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो आपकी पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। जॉइंट नर्व सप्लाई, जॉइंट नर्व सप्लाई, हर जॉइंट की जो है वो नर्व सप्लाई होती है, मतलब वहाँ पे उनको डिफरेंट नर्व सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई का अल्टीमेटली मकसद आपको भी पता है कि नर्व, मसल की नर्व सप्लाई होती है, अल्टीमेटली उनको एक्टिव रखना होता है। ओके, जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट दे रिसीव अबंडेंट सेंसरी नर्व सप्लाई। तभी देखो ना, अगर जॉइंट पे नर्व, मिसाल के तौर पे प्रोप्रियोसेप्टर जो रिसेप्टर्स हैं, अल्टीमेटली दे आर द रिसेप्टर्स, वो सेंस को रिसीव करते हैं। आपकी जॉइंट पे चोट लगती है, आपको फील होती है? जवाब है यस।
इंटरनली भी जब भी आपकी कोई इंटरनल, मिसाल के तौर पे जब डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, तो वो डीजेनरेटिव चेंजेस किस पे आ रहे हैं? बोन पे, अल्टीमेटली जॉइंट पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जॉइंट पे होता है, तो उसको पेन क्यों फील होता है? क्यों? वहाँ पे सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं, वहाँ पे सेंसेशंस हैं, अल्टीमेटली उनकी नर्व सप्लाई है, तभी आप उसको सेंस कर सकते हो, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। आपको कहीं पे बॉडी में दर्द होगा, आप बताओगे घुटने में दर्द है, इस जॉइंट पे दर्द है, क्यों? आप उसको सेंस कर रहे हो, उसको बेसिकली परसीव कर रहे हो आप। Okay, a sensory nerve supply a joint also supply a muscle moving a joint and skin overlying the insertion of the muscle, a fact that has been codified as a Hilton's law। ये हिल्टन का एक लॉ था जिसके मुताबिक जब हम मसल, जो भी सेंसरी नर्व होगी जिसको मसल को सप्लाई करेगी, जिस पे वो लगा होगा उसके जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। मिसाल के तौर पे कोई भी मसल किस पे जॉइंट पे लगा हुआ है, किसी बोन पार्ट पे लगा हुआ है, अब मसल है, उसको काम करना है, उसको नर्व सप्लाई चाहिए, तो वही नर्व सप्लाई जिस जॉइंट पे वो लगा होगा, जो मसल की नर्व सप्लाई होगी, जिस जॉइंट पे लगा हुआ उसको भी साथ साथ सप्लाई करेगी। तो वहां पे एक लॉ दिया था, हिल्टन्स लॉ, जिसके मुताबिक जो भी सेंसरी नर्व सप्लाई किसी भी जॉइंट को सप्लाई करेगी, दे आल्सो सप्लाई द मसल जो उस जॉइंट को मूव कर रहा है। मिसाल बाइसेप है, बाइसेप मसल है, बाइसेप मसल रेडियस पे लगा हो, या कोई भी आप क्वाड्रिसेप का एग्जांपल ले लो। क्वाड्रिसेप नी जॉइंट को क्रॉस करता है। अब जो नी जॉइंट की नर्व सप्लाई होगी, नी जॉइंट पे जो मसल्स लगते हैं उसको भी साथ साथ सप्लाई करेगी, ना कि सिर्फ उसको, उसके ऊपर जो स्किन लगी हुई है उसको भी सप्लाई करेगी। तो ये एक हिल्टन सा लॉ था जिसके मुताबिक जो भी सेंसरी नर्व सप्लाई किसी भी जॉइंट को सप्लाई दे रही है, मतलब उसको सेंसेशंस दे रही है, वो उस पे लगे हुए मसल्स को भी सप्लाई देगी, ना कि उस पे लगे हुए मसल्स को, बट उसके ऊपर लगे हुए स्किन को भी अपनी सप्लाई देती जाएगी। मतलब एक ही नर्व होगी, जिस जॉइंट पे जो नर्व सप्लाई दे रही है ए बी सी कोई भी, उसके ऊपर जो मसल लगा होगा उसको भी वो सप्लाई देगी, मसल के साथ साथ, मसल के ऊपर स्किन है उसको भी साथ साथ सप्लाई देगी। कलेक्टिवली इसको हिल्टन्स लॉ कहा जाता है। ये वर्ड आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, जॉइंट एग्जामिनेशन पे हम डिटेल में इतना नहीं जा रहे, लेकिन जॉइंट एग्जामिनेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास डेफिनेटली कोई भी कंप्लेन आती है। तो जॉइंट एग्जामिनेशन में हम उसे मूव कराते हैं, हम उसकी एक्टिव मूवमेंट चेक करते हैं, हम उसकी पैसिव मूवमेंट चेक करते हैं, हम उसकी मसल सप्लाई, डिसलोकेशन तो नहीं है, डिसलोकेशन के लिए आप सिंपल दोनों जो बोनी पार्ट्स हैं, डिसलोकेशन में तो डिसलोकेशन मतलब दो बोनी सर्फेसेस का अलग हो जाना। मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट हो गया या कोई भी ट्रामा हो गया या कोई भी वजूहात की वजह से जब आपके बोनी सरफेसेस जो आपस में जॉइंट बना रहे हैं जब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, वहां पे वर्ड यूज होता है डिसलोकेशन। एक और वर्ड यहाँ पे यूज होता है सबलक्सेशन। सबलक्सेशन और डिसलोकेशन में फर्क ये है, जब आपके जो दो बोनी सरफेसेस जो जॉइंट बना रहे हैं जब वो एक दूसरे से अलग होंगे थोड़े से, लेकिन वो अभी भी अपने जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़े से आपस में अलग हुए हैं, थोड़े से डिसलोकेटेड हुए हैं, वहां पे वर्ड यूज होता है सबलक्सेशन। सबलक्सेशन मतलब थोड़े से डिसलोकेटेड, अभी तक कंप्लीटली, और जब ये कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल आपका जो बोनी सरफेसेस होंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे किसी भी वजूहात की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, वहां पे वर्ड जो होता है डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन मतलब जो जॉइंट बना रहे हैं दो बोनी सरफेसेस वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और जब ये थोड़े से अलग होंगे वहां पे एक वर्ड जो होता है सबलक्सेशन। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैंने ऐसे ही डिस्कस कर लिया। बरसा एक वर्ड है यहाँ पे। बरसा मतलब एक थैली टाइप स्ट्रक्चर होती है। मिसाल के तौर पे आप छोटी सी जेली होती है ना, जेली जो हम खाते हैं, जेली को आप मूव करोगे तो अंदर जेली में क्या होता है, फ्लूइड डला होता है बेसिकली। तो जेली सॉलिड चीज़ तो नहीं होगी, जेली क्या होगी, थोड़ी सी लिक्विड टाइप होगी। तो आप क्या करें, एक प्लास्टिक की छोटी सी चीज़ लें, प्लास्टिक कोई भी शॉपर टाइप, उसमें वो थोड़ी सी जेली डाल लें, तो वो कलेक्टिवली जो स्ट्रक्चर कहलाएगी थैली, इसीलिए ताकि वो बाहर ना निकले। तो एक प्लास्टिक का बैग, बीच में थोड़ी सी जेली डाल दें तो ये एक बरसा बन जाता है। इसका काम क्या है, मिसाल के तौर पे कुशन आपने वर्ड यूज करते हैं अक्सर। कुशन का काम क्या होता है, हम अक्सर देखोगे जो ड्राइवर्स लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं ज़्यादा देर की, तो वो अपने, या जो ज़्यादातर बैठते हैं, तो वो एक कुशन टाइप, जो हमारे घर में फर्नीचर पड़े होते हैं वहाँ पे एक पिलो से भी जो छोटी स्ट्रक्चर होती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कुशन। जो हमारे कुछ लोग डिज़ाइन के तौर पे या कुछ लोग यूज़ भी उसको करते हैं फर्नीचर पे, जो हमारे सोफ़ों पे जो पिलो छोटे छोटे जो हमारे तकिए पड़े होते हैं, दीज आर द कुशन। तो दिस इज रिजेंबलेंस लाइक अ बरसा। ये बरसा हमारे जॉइंट के दरमियान मौजूद होता है, और ये थोड़ा सा जो है वो एक सैक लाइक, प्लास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। इसका काम क्या होता है, ये एज अ वर्क करता है शॉक एब्जॉर्प्शन। शॉक एब्जॉर्प्शन मतलब जब भी हम मिसाल के तौर पे जंप लगाते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन इसमें आती है।
एब्जॉर्प्शन से मुराद कि हमें ये डायरेक्टली बोन टू बोन, मिसाल के तौर पे अगर ये बरसा ना होता और डायरेक्टली आप जंप लगाते तो आपकी बोन दूसरी बोन से स्ट्राइक करती, हिट करती, तो ये उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये आपको फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट प्रोवाइड देता है और आपको शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जिस तरह डिस्क रोल प्ले करती है हमारे पास वर्टिब्रास के दरमियान जो प्रेजेंट है डिस्क, ये लिखा हुआ है द बरसास दे रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब जब एक बोन दूसरे बोन के साथ रगड़ खाएगी तो उससे बचाता है ये हमें। साइनोविल शीथ हमने देख ली, साइनोविल में जो साइनोविल जॉइंट्स को क्रॉस कवर करती है, दिस इज कॉल्ड साइनोविल शीथ, जो कि एक ट्यूबुलर बरसा जो कि सराउंड करती है टेंडन को बेसिकली। बरसा, साइनोविल शीथ, ट्रॉमा, अच्छा बरसा की इन्फ्लेमेशन, जब बरसा पे चोट लगती है तो वहां पे जो अगर उसकी इन्फ्लेमेशन, मैंने बताया था जब वर्ड के लास्ट में ITIS आएगा ना वो इसको इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। तो बरसाइटस मतलब बरसा की इन्फ्लेमेशन। टीनो ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे टीनोसाइनोवाइटस, जो टेंडन की जो शीथ है उसकी, टेंडन के ऊपर भी एक शीथ है ना जो उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको हम टेंडन की शीथ कहेंगे या टेंडन की मेम्ब्रेन कहेंगे, साइनोविल शीथ ऑफ द टेंडन, सिंपल इज दैट। उसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो टीनोसाइनोवाइटिस, ये दोनों वर्ड यहाँ पे मेंशन है। बर्साइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा, ये लिखा हुआ है आपका, एंड द टीनोसाइनोवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन एंड इट्स साइनोविल शीथ। जिस टेंडन के ऊपर जो शीथ लगी हुई है उसकी इन्फ्लेमेशन जब हो जाएगी किसी भी वजह की वजह से तो उसे हम टीनोसाइनोवाइटिस कहेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में ITIS आता है तो वो इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। ओके, मसल्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, मसल्स के तीनों टाइप्स भी हम देख चुके हैं। ये मसल की ओरिजिन इंसर्शन से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो। जो आपके मसल की फर्स्ट अटैचमेंट होगी दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, जो आपकी सेकंड अटैचमेंट होगी दिस इज कॉल्ड इंसर्शन। मसल के जो बीच वाला पार्ट होगा वो बेली कहलाएगा। गैस्ट्रोक्नीमस ये मसल है जो हमारे काफ मसल है, जो हमारे पिनी के मसल्स हैं। दो वहाँ पे मसल होते हैं, एक होते हैं गैस्ट्रोक्नीमस, एक होता है सोलियस। तो ये गैस्ट्रोक्नीमस की पिक्चर दिखाई गई है, ये उसकी ओरिजिन है, मतलब ये उसकी फर्स्ट अटैचमेंट है। एंड दिस इज द ये आपकी कैल्किनस बोन है जो आपकी टार्सल बोन है, यहाँ पे आके इंसर्ट होता है, मतलब ये इसकी दूसरी अटैचमेंट है। तो जो बिल्कुल बीच वाला जो बेली होता है, जो पेट होता है या किसी भी मसल का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम बेली कहते हैं बेसिकली। तो हर मसल की बेली होती है, ठीक। द फ्लेशी पार्ट ऑफ द मसल इज रिफर्ड एज द बेली एटसेट्रा। रेफी, एपोन्यूरोसिस, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो ये हमने टर्म्स यूज किए थे जब शीथ में, शीथ स्किन में सारे हमने रेफी और ये देखे थे। ये काफ, ये पिनी के जो मसल्स हैं ये आप देख सकते हो, ये गैस्ट्रोक्नीमस और सोलियस इस तरह करके दिखता है। वो सिंगल था सिर्फ गैस्ट्रोक्नीमस, ये गैस्ट्रोक्नीमस और सोलियस मिल के दिस इज द टेंडन ऑफ द, इसको एक्यूलिस टेंडन भी कहा जाता है, लेकिन ये अगेन लोअर एक्सट्रीमिटी में हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। स्केलेटल मसल की इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख चुके थे कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो यूनिपिनेट होते हैं, बाईपिनेट होते हैं, उनके शेप के हिसाब से हैं। तो ये सारे सबके नाम है। मिसाल के तौर पे क्वाड्रालेटरल, द बेस्ट एग्जांपल ये हुआ रोम्बॉइड मसल। रोम्बॉइड कहाँ पे लगे हुए थे? रोम्बॉइड आपके मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पे लगे हुए थे। उनकी आप शक्ल चेक करोगे वो इस तरह की है, तभी उनका नाम रोम्बॉइड्स है। स्ट्रेप की शक्ल में जिस तरह हमारे पास सार्टोरियस है मिसाल के तौर पे, जो बिल्कुल एक पट्टी की तरह, जो एक पट्टी की तरह होता है, उनकी तरह ये आप देखोगे स्ट्रेप्स विद द टेंडन इंटरसेक्शन, जिस तरह शुगर कैन नहीं होता गन्ना, उस पर आप देखोगे तो पार्टीशंस होती हैं। ये मसल्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनकी जो शक्ल होती है उनके हिसाब से। ये आप देखोगे फ्यूजीफॉर्म शेप है, फ्यूजीफॉर्म शेप है, तो इस मसल का नाम फ्यूजीफॉर्म। हर मसल का बॉडी में हमारे पास एग्जाम्पल है। टू बेलीज, इनकी एक मसल की दो बेलीज होती हैं तो उसको टू बेलीज कहा जाता है। टू हेडेड जस्ट लाइक द बाइसेप फीमोरिस। ट्रायंगुलर शेप, यू हैव अ डेल्टोइड मसल। यूनिपिनेट, हमारे पास बहुत सारे स्पेशली रेक्टस जो एब्डोमिनल मसल्स में हम पढ़ेंगे। बाईपिनेट भी हमारे पास हैं, हमारे पास ऑब्लिक मसल्स हैं। मल्टीपिनेट भी हैं, रिलैक्स्ड हैं, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टेड। ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल मसल्स, ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो हमें पता है कि एक मसल में मसल फाइबर्स होते हैं जिनको हम मायोफिब्रिल कहते हैं। ये उनकी बनावट के हिसाब से हैं। किसी की बनावट बिल्कुल लंबे लंबे हैं, किसी की बनावट स्पाइरल शेप है, किसी की बनावट राउंडेड है, किसी की बनावट, तो वह सबके टर्म्स यहाँ पे यूज हैं। यूनिपिनेट मतलब एक डायरेक्शन में है, बाईपिनेट जब दो डायरेक्शन में, देखें ये आपका राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड है। मल्टीपिनेट बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में है। रिलैक्स मतलब मसल्स काम नहीं कर रहे, रिलैक्स्ड है। कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्टेड। ट्रायंगुलर अगर आप देखोगे तो इसका बिल्कुल शेप ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। टू हेडेड, इसके दो हेड है। द बेस्ट एग्जांपल ये होगा बाइसेप।
टू बेलीज, इसकी दो बेलीज हैं। फ्यूजीफॉर्म, इसके आप शक्ल आप दोगे तो लाइक अ फ्यूजीफॉर्म। स्ट्रेप्स विद द टेंडनस इंटरसेक्शन, ये आप देखोगे जिस तरह ये टेंडन की इंटरसेक्शन है, जस्ट लाइक शुगर केन। एंड देन यू हैव अ स्ट्रेप, सार्टोरियस टाइप, मतलब बिल्कुल स्ट्रेप सीधे सीधे जिस तरह पट्टी नहीं होती या फुट स्केल वगैरह होती है। देन यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल एंड रोम्बोइड्स, तो उनकी शेप के अकॉर्डिंगली उनके मेडिकल जो है वो नेमिंग है, ये उसका मसल्स की बेसिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर है। ओके, ये उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब मैं अगर थोड़ा सा यूनिपिनेट को अगर देखूं, यूनिपिनेट का मतलब होता है दे वो ग्रो करते हैं एक साइड में, दे lie on the one side of the muscle, the muscle fiber passes obliquely, the best example, सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। you have a extensor digitorum longus, जो हमारे डिजिट्स की एक्सटेंशन कराते हैं, जो हमारे रिस्ट पे मौजूद होते हैं। उसके बाद बाईपिनेट दो डायरेक्शन में निकलते हैं, सेंटर से निकलते हैं, एक राइट जाता है एक लेफ्ट जा रहा है। एग्जाम्पल यू हैव अ रेक्टस फीमोरस। मल्टीपिनेट दो से भी जायद बहुत सारे डायरेक्शन में जो वो फैल जाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ द डेल्टोइड, जो डेल्टोइड के भी एक्रोमियल फाइबर्स हैं। डेल्टोइड मसल के भी हमारे पास 3 फाइबर होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल। उनमें से एक जो है वो इस शक्ल का होता है, उसके फाइबर जो है जगह जगह फैल जाते हैं, बेसिकली बहुत डायरेक्शन में वो फैलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल टिबियलिस एंटीरियर। टिबियलिस एंटीरियर आपकी कौन सी मूवमेंट कराता है? आपकी डोर्सिफ्लेक्शन कराता है, जब आप पैर जो है ऊपर की तरफ, टिबिया की तरफ करते हो। ओके, स्केलेटल मसल एक्शन, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनकी क्लासिफिकेशन एक्शन के हिसाब से हमने, हमारे पास 4 मसल्स हैं। एगोनिस्ट है जिसको प्राइम मूवर भी कहा जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्टिक, फिक्सेटर, सिनर्जिस्ट, ये हम अच्छे से काइनेसियोलॉजी में पढ़ चुके हैं और ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। मसल्स की नर्व सप्लाई, मैंने आपको बताया था हर मसल की नर्व सप्लाई होती है, एक मसल बगैर नर्व के कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ, जहाँ पे मसल्स में जो नर्व, अब जो हर मसल की अपनी अपनी नर्व सप्लाई है, जब मसल को सप्लाई देने के लिए नर्व जहाँ पे एंटर होगी, जिस पॉइंट पे वो एंटर होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मोटर पॉइंट। ये यहाँ पे एक वर्ड यूज है, यहाँ पे दिस इज मोटर पॉइंट। क्या होता है मोटर पॉइंट? जहाँ पे एक मसल है, मिसाल के तौर पे उसको नर्व सप्लाई होगी, तो नर्व सप्लाई करने के लिए उसके अंदर घुसेगी। क्यों? उसने मसल्स के उसको फाइबर्स को सप्लाई करना, मसल फाइबर्स को। मैंने बताया था एक नर्व सप्लाई मल्टीपल मसल फाइबर्स को सप्लाई दे सकती है, तो उसको सप्लाई करने के लिए वो अंदर तो घुसेगी उस मसल में, जिस पॉइंट से वो एंट्री करेगी, दैट पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड मोटर पॉइंट। सो व्हाट इज द मोटर पॉइंट? द पॉइंट वेयर अ नर्व एंटर्स अ मसल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस इज नोन एज द मोटर पॉइंट। स्केलेटल मसल नेमिंग। ओके, अब जो ऊपर शक्लें हम देख के आगे, अब उसकी डिस्क्रिप्शन। हमने एक ट्रायंगुलर शेप देखा था, ठीक है, बॉडी में डेल्टोइड, उसका मेडिकल हम नाम की बात करें। अब डेल्टोइड का नाम कोई पूछे क्यों है? क्योंकि उसके जो मसल्स के फाइबर्स हैं, दे आर ट्रायंगुलर इन शेप, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर। टीरिस माइनर, टीरिस मेजर, दे आर राउंड इन नेचर, राउंड मतलब सर गोल। रेक्टस फीमोरस, उनकी अगर देखोगे तो आप, दे आर द स्ट्रेट इन नेचर, जो हमने देखा स्ट्रेप वाला जो ऑप्शन था, दे आर द रेक्टस। और रेक्टस फीमोरस हमारा वैसे लोअर एक्सट्रीमिटी का मसल है। ओके, लेटिस्मस डोर्साई, दे आर ब्रोडेस्ट, ब्रोडेस्ट मतलब बहुत फैले हुए, वाइड और ब्रॉड होता है ना। ओके, मेजर मतलब लार्ज, मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा, जस्ट लाइक यू हैव अ पेक्टोरल्स मेजर। टीरिस मेजर, तो वो नाम ही बताता है, दे आर लार्ज, मतलब उसका एक छोटा भी होगा, उसका माइनर भी है, तभी इनको मेजर कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह टीरिस मेजर है तो टीरिस माइनर भी है। अब दोनों में कोई फर्क पूछे, मेजर माइनर क्यों? क्योंकि वो छोटा मसल है तो माइनर है, बड़ा है उसी का ही बड़ा है तो उसका नाम टीरिस मेजर है। पेक्टोरल्स माइनर, पेक्टोरल्स मेजर, क्यों? क्योंकि पेक्टोरल्स माइनर छोटा है, उसका बड़ा भी है, इसीलिए पेक्टोरल्स मेजर है। डिफरेंट, रोम्बोइड्स माइनर, रोम्बोइड्स मेजर, ठीक है। ओके, लॉन्गिस्मस, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट है। किसी भी नाम होगा ना, किसी भी मसल के आगे लॉन्गिस्मस लगाओ, मतलब वो लॉन्ग है। बाइसेप क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके 2 हेड है, जो अभी अभी मैंने देखे थे। क्वाड्रिसेप क्यों कहा जाएगा? क्योंकि क्वाड्स मतलब 4। ट्राइसेप क्यों? मतलब 3, क्वाड्स के 4 हेड हैं इसीलिए। अच्छा, जो डायगेस्ट्रिक मसल हैं, जो हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं, डायगेस्ट्रिक सुपीरियर एंड एंटीरियर, उनके 2 बेलीज होती हैं, जो अभी हमने देखे थे 2 बेलीज वाला। तो 2 बेलीज वाले एक मसल का एग्जाम्पल या नाम, यू हैव अ डायगेस्ट्रिक मसल। पेक्टोरलिस, पैक्ट वर्ड चेस्ट से इंडिकेट करता है, तो पेक्टोरलिस जो भी मसल होगा, पेक्टोरल्स माइनर और मेजर, आपको पता चल जाएगा दे आर द लोकेटेड ऑन द चेस्ट, तभी उसका नाम पेक्टोरल्स मेजर है। ओके,
जिस तरह हमने सप्रा स्पाइनेटस, सुपरा मतलब अबो, स्पाइन से ऊपर है दे आर सुपरा स्पाइनेटस, स्पाइन से नीचे है दे आर इन्फ्रा स्पाइनेटस। ओके, ब्रेकियाई, ब्रेकियाई वर्ड आर्म को इंडिकेट करता है। तो जितने भी आपके मसल्स ब्रेकियाई से शुरू होते हैं या ब्रेकियाई पे खत्म होते हैं, तो आप आंखें बंद करके समझ जाएंगे कि ये आर्म में लोकेटेड है, मतलब अपर आर्म में कहीं ना कहीं आपका बाइसेप ब्रेकियाई है, आपका ब्रेकिलेसिस है, आपकी ब्रेकियल आर्टरी है। तो ये ब्रेकियल आर्टरी वो आर्टरी जो आपकी अपर आर्म में ब्लड सप्लाई देती है, ब्रेकियल नर्व मिसाल के तौर पे। तो जितनी भी वर्ड में ब्रेकियाई वर्ड यूज होगा, इट मींस आप समझ जाओगे इसकी लोकेशन कहाँ पे है, आर्म में है, बाजू में है। ओके, प्रोफंडस मतलब डीप, वो मसल जो डीप होगा उसको प्रोफंडस मेडिकली कहा जाएगा। तो प्रोफंडस जहाँ पे वर्ड यूज होगा आप समझ जाएगा ये मसल डीप है। सुपरफिशियलिस वर्ड यूज होगा मतलब ये सुपरफिशियल है। एक्सटर्नस होगा मतलब एक्सटर्नल है, इंटरनस होगा मतलब इंटरनल है। इस तरह के अल्फाज यूज होंगे। ओके, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड, नाम ही बताता है, स्टर्नम, क्लेडोइड और मेस्टोइड। स्टर्नम पे लगता है, क्लेडोइड पे लगता है और मेस्टोइड से। तो ये मेस्टोइड जो प्रोसेस हमारा स्कल में पार्ट है। तो अक्सर मसल का नाम उसके इंडिकेट करता है। ओके, कोरेकोब्रेकिलिस, अब ब्रेकिलिस मतलब आर्म, कोरेकोइड प्रोसेस। तो क्रोकोइड प्रोसेस से लेके आर्म तक ये मसल जाता है, इसीलिए इस मसल का नाम कोरेकोब्रेकिलिस है। एक्सटेंसर है क्योंकि एक्सटेंशन कराता है, फ्लेक्सर है फ्लेक्सर कराता है, फ्लेक्शन कराता है, कंस्ट्रिक्टर है कंस्ट्रिक्शन कराता है। आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं, जब आपकी आर्टरीज मिसाल के तौर पे ब्लड आर्टरीज जो होती हैं वो आपस में कंस्ट्रिक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, तो जो कंस्ट्रिक्ट होगी उसके लिए मसल्स होंगे, तो उन मसल्स का नाम कंस्ट्रिक्टर है। तो ये मसल्स के बेसिकली नाम थे, उसके काम के अकॉर्डिंगली, उसकी शेप के अकॉर्डिंगली रखे गए। अब अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना मसल्स हम जो है वो वाइंड अप करें। सर सर यस सर आज क्लास में बहुत मजा आया और मतलब सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हम वो बुक्स में भी देखते जा रहे थे और आप भी वहीं से बता रहे थे। मतलब वैसे नहीं समझ में आता, ये कहना चाह रहे हो आप? यस, स्लाइड से मतलब इतना नहीं आता समझ में, ये बुक्स से जो समझ में आ रहा है ये 100% समझ में आ गया है और बहुत मजा भी आया इस क्लास में। मैं एक चीज बता दूं, मुझे बुक रीड करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली जो प्रेजेंटेशन बेटा बनती है ना, प्रेजेंटेशन शॉर्ट करके हम बनाते हैं। देखो ना, आप बुक में 14 चीजें लिखी हैं, मैं आपको मिसाल दूं, जब आप देखोगे आपकी कोर्स आउटलाइन में, आपके कोर्स आउटलाइन में क्लिनिकल नोट्स नहीं है। अब अगर मेरा पहला टारगेट होगा कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि आप लोग पेपर में भी तो आप डेफिनेटली पास होना चाहोगे, पोजीशन लेना चाहोगे। तो पहला मेरा टारगेट होता है कोर्स आउटलाइन को, कि कोर्स आउटलाइन कम से कम हमारी कवर अप हो जाए। उसके बाद अब दुनिया, अब जब मैं ग्रेज एनाटॉमी वाली बुक खोलूंगा ना, तो आप कहेंगे कि इससे भी चीज़ें ज़्यादा लिखी होंगी। तो पॉइंट इज दैट कि पहले हमने कोर्स कंटेंट को कवर अप करना है ताकि हमारे पास टारगेट अचीव हो जाए। और जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें शॉर्ट करके लिखा होता है। अब इसमें 14 लाइनें लिखी हुई हैं, बात वही है, लेकिन उसका सम अप करके शॉर्ट करके अगर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन बुक आप लोगों ने साथ साथ खोल ली है। अब टारगेटेड चीज़ों को भी आपने देखा होगा, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में से पढ़ा लिया, आप उसी को ही याद करते जाएं, दैट्स आल्सो गुड, बट आपने बुक खोलनी है, बुक में से आपको 2 चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमने प्रेजेंटेशन में अवेलेबल नहीं होगा। बुक की ही सारी चीज़ें हैं, बट कुछ पॉइंट ऐसी हैं, ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं, ये डेल्टोइड या जितने भी हमारे पास चीज़ें हमने पढ़ी, तो बुक अगेन मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप जब आप पेपर दोगे तो आपने अगेन प्रेजेंटेशन में से पढ़ना पड़ेगा। आप बुक में से पढ़ के 400 चीज़ें नहीं लिख पाओगे। तो अगेन जब आपके क्वेश्चन सामने आ जाएंगे तो यू हैव टू रीड द बुक थारोली, बट यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है। यस यस यस, गो अहेड। सर हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फ़र्क क्यों होता है? जैसे राइट हैंड में हमें नस जल्दी मिल जाती है और लेफ्ट हैंड में थोड़ी देर से मिलती है, या फ़र्क होता है या सिर्फ हमें लगता है? नहीं, ये आपको लगता है। जिस तरह आप लेफ्टी राइटी होते हैं मिसाल के तौर पे, देखें ये बॉडी में नेचुरल है, जो आपके लेफ्टी राइटी, हम कहते हैं मैं लेफ्टी हूँ, मैं राइटी हूँ, उसका सारा रीज़न है यूजेज। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा जब जैसे ही ग्रो करता है, 2-3 साल का होता है मिसाल के तौर पे, वो कुछ भी हो, राइटी हो लेफ्टी हो, उसको आप बुला दें, आप उसकी बचपन से ही प्रैक्टिस इस तरह करें कि वो दोनों हाथ को यूज़ करे। बड़ा होके उसको ये नहीं पता चल सकेगा कि वो राइटी है या लेफ्टी है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करवाई। ये चार्ल्स डार्विन की जो हमने थ्योरी, आप लोग इंटर लेवल पे हम पढ़ते आ रहे हैं, चार्ल्स डार्विन की एक यही थ्योरी थी, द वेस्टेज ऑफ ऑर्गन एंड द यूज एंड मिस यूज ऑफ द ऑर्गन। किसी भी चीज़ को हम जितना यूज़ करेंगे
आहिस्ते चलते 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 100 साल 200 साल 300 साल वो हमारी जो नस्लें आएंगी, मतलब हमारी नहीं, मतलब एक जनरल मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो चीज़ खत्म होती जा रही है। मिसाल के तौर पे जो विंग्स थे, जो ये परिंदों के फीदर्स होते हैं ना, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल उसने दिया था कि वक्त के साथ साथ जो एक्वेटिक थे या जो बर्ड्स हैवी होते गए उसमें भी विंग्स मौजूद थे, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे। क्यों? उन्होंने प्रैक्टिस खत्म कर दी। आहिस्ता 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 उन्होंने प्रैक्टिस, आप देखें ऑस्ट्रिच है मिसाल के तौर पे, ये कम उड़ते हैं। डक है, विंग्स इसमें भी हैं, दे हैव अ वेदर्स, दे हैव अ विंग्स टू फ्लाई, बट इनके जो 100 साल 2 साल में जब इनको इवोल्यूशन हुआ था, उन्होंने आहिस्ता 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 उनके साथ चीज़ें यूज़ करना छोड़ दी। जिस तरह फ्रॉग है, पानी में भी रह सकता है, बाहर भी, एम्फी है बेसिकली, वो दोनों डुअल नेचर। तो ये डार्विन की थ्योरी थी, किसी भी चीज़ को हम जितना यूज़ करेंगे, आहिस्ता 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 चीज़ वो अब उस बच्चे को आप शुरू से ही राइट और लेफ्ट ही दोनों पढ़ाओ, दोनों उसकी प्रैक्टिस कराओ। जो चीज़ वो खाना राइट से खाए, उसको कहो अगले दिन वो लेफ्ट से खाए। जब उसकी मुसलसल प्रैक्टिस होगी, देन यू हैव। ये सिर्फ हमारी वीक होती है, लेकिन नर्व सप्लाई में फर्क नहीं होता कभी भी। वीक जरूर होती है, वीक इस सेंस में होगी यूजेज के ऊपर। आप हर काम राइट से करते हो, मिसाल के तौर पे जो राइटी होगा, उसी तरह हर जो लेफ्टी होगा वो हर काम लेफ्ट से करता है, खाना पीना, बैग कैरी करना। तो ये अब देखो ना, अब हमने एनाटॉमी पढ़ी, क्या मसल्स एक दो लेफ्ट में कम है? जवाब है नहीं, उतने ही मसल्स हैं, उतनी ही बोन्स हैं, वही स्ट्रक्चर है, वही उसकी बनावट है, वही उसका काम है। द ओनली थिंग इज द यूजेज। हम यूज खुद उसका कम करते हैं। आप अब मिसाल के तौर पे जो आप में से राइटी होगा वो लेफ्ट में से अच्छा नहीं लिख पाएगा, जो लेफ्टी होगा राइट से अच्छा नहीं लिख पाएगा। वजह आपकी प्रैक्टिस। आप अगर शुरू से ही, जब भी आपने रीडिंग टीचिंग स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट की, आप डे 1 से ही राइटिंग जो लेफ्ट से स्टार्ट करते, और आज आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी होगी। सो द ओनली डिफरेंस इज द यूजेस मैटर। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसको नर्व सप्लाई लेट पहुंचती है, उतनी ही नर्व सप्लाई उसकी है, उतनी नर्व सप्लाई उनकी है। ठीक है सर? यस बेटा। सर, तो अगर एक पर्सन है वो लेफ्ट हैंड से जो काम कर सकता है वो राइट से, आपने बताया कि वैसे नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि मतलब एक ही बंदा हो, वो लेफ्ट से भी वही काम कर सकता हो जो राइट से वो कर सकता हो, अगर वो बिल्कुल हैबिचुअल है, हो इस चीज का? बिल्कुल है, लाइक जैसे प्रैक्टिस है। आपने राइटिंग आप राइटिंग मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। मेरे दोस्त थे, वो लेफ्ट से लिखते। मैं एक जनरल सा मिसाल दूंगा, अल्लाह ना करे, लेकिन एक जनरल सा मिसाल दे रहा हूँ। किसी का किसी भी वजूहत की वजह से यंग एज में जो है एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ वगैरह कट जाता है। अब वो राइट ही था, उसका राइट हाथ ही कट गया मिसाल के तौर पे। तो उसने क्या किया, मजबूरी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब उसने काम तो करना है, तो उसने क्या कर दिया कि लेफ्ट से काम करना शुरू कर दिया। अब जो उसका लेफ्ट स्ट्रॉन्गर हो गया, वो राइट के भी इक्वल हो गया। भले ही वो राइट है नहीं, लेकिन अगर होता, तो पॉइंट इज दैट कि उसने उसको यूज किया। तो ऐसे मेरे बहुत सारे जानने वाले थे जो लेफ्ट से भी अच्छा लिख पाते थे, माशाल्लाह उनकी राइटिंग लेफ्ट से ज्यादा अच्छी होती थी। तो इट डजेंट मैटर, सारा डिपेंड करता है आपके यूजेज पे। आप आज से ही मिसाल के तौर पे लेफ्ट से लिखना शुरू कर दे, 2 3 4 माह आपकी राइटिंग जो है राइट के इक्वल हो जाएगी। तो आप दोनों हाथ से जो है वो, अगेन आपकी सारा यूजेज पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट द यूजेज। मिसाल के तौर पे बॉडी की अगर बात की जाए, आप सिर्फ राइट बाइसेप के मसल्स की जिम करते जाओ, जिम करते जाओ करते जाओ, लेफ्ट पे जरा सा भी आप ध्यान ना दो। आप मुझे खुद बताएं, 2 माह 3 माह 6 माह साल के बाद उस बंदे का बाइसेप राइट वाला डेवलप हो जाएगा, लेफ्ट वाला डेवलप नहीं होगा। क्यों? उसने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर था, लेकिन एक नेचुरल फैक्टर है। हम शुरू से ही अगर उसकी प्रैक्टिस करें तो आपके दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्यों? आप जनरल सी चीज देखो ना, जितने मसल्स उसी में है उतने मसल्स उसके हैं। जो खाना पीना आप खाते हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन व्हाई द डिफरेंस? ओनली द यूजेज। जब तक मसल यूज नहीं होगा वो ग्रो नहीं करेगा। यस।